हरिओम बालक भगवान हरिओम। मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। सीडीएस का एक क्वेश्चन है 2014 का। आज बड़ी आनंद का क्लास है तुम लोगों के लिए यार, काफ़ी कुछ सीखोगे, थोड़ा बने रहना साथ। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, पिछले सेशन में मैंने कहा था जो लड़के हैं जो ऑलरेडी टैलेंट सर्च इंग्लिश स्टडी में इनरोल्ड थे, आई कार्ड के दोनों साइड का फ़ोटो भेजने के लिए बहुतों ने भेजा है। जो लोग छूटे हुए हों भेज लीजिएगा ही जल्दी। 2 तारीख से जूम ऐप पर उन लोगों का अलग से क्लास शुरू करना है। नए बालक भगवान लोग जो 12th में हों, 2021 में अपीयर होना हो एग्ज़ाम में, उनके लिए भी 15 अगस्त के बाद एक क्रैश कोर्स शुरू करेंगे हम, जिसमें फ़ी लगेगा सर एटलीस्ट 1700 रुपया। और वैसे भी कोई काम बहुत कम में या फ्री के बारे में ना सोचें तो बेहतर है। एक शिक्षक थे, होम ट्यूटर थे, एक जगह पढ़ाने गए, बच्चा बैठा सामने, वो पढ़ाना शुरू किए, बोले उसको लिखो ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स बिल्ली। माता श्री बगल में बैठी हुई थी, सुन लिया उन्होंने, बड़ा बुरा लगा उनको, बुरा लगेगा ना। उन्होंने कहा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, एलिफेंट मीन्स बिल्ली होगा जी। तो सर ने जवाब दिया कि मैं क्या करूं, 100 रुपया में इसको हाथी थोड़ी पढ़ा दूं। इस कथा से बहुत कुछ समझा जा सकता है, यानी नहीं टू मच हो तो बहुत कम भी नहीं हो, एक फेयर एंड स्क्वायर चीज़ होना चाहिए। खैर, एक बार राधे राधे बोल दो और आनंद प्राप्त करो। देखो अब बोर्ड पर देखो, एकदम बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा आप लोगों के लिए। सीडीएस, मैं तो इसको, मैं क्या पूरा भारतवर्ष सीडीएस यदि किसी का निकल जाए तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ होता ही नहीं। 2014 के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 7 मैंने लिखा है, 7 को एक्सप्लेन करते हैं। और देखो, आपका डायरेक्शन था इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है वैसे ही उसमें भी था, कलर चेंज था। अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस को, यानी जो अंडरलाइन किया गया है उसको इम्प्रूव करना है दिए गए ऑप्शन से, लेकिन कंडीशन है इफ नीडेड, यानी यदि उसकी आवश्यकता हो तो। यदि आवश्यकता नहीं हो तब उसका आंसर दिया जाता है नो इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें सुधार की जरूरत नहीं है। इस तरह का पिछला सेशन भी, इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेशन में भी था जी। तो माय डियर, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है देयर इज, क्वेश्चन दिख रहा होगा इसलिए पहले से मैं लिख रहा हूं, अपना बुद्धि भी लगाते चलिएगा। देयर इज नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 months। इज को अंडरलाइन किया, नीचे ऑप्शन दिया है ए हैज बीन, बी में दिया वाज, सी में दिया हैड बीन और डी दिया नो इम्प्रूवमेंट। अब आपको देखना है कि वहाँ इज सही है या गलत है। यदि सही है तो आंसर जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी डी। यदि गलत है तो हमें आंसर देना होगा कोई ना कोई। तो अब सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस का नेचर देखेंगे तभी होगा। ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर लास्ट 6 months। पिछले 6 महीनों से हमारे गांव में वर्षा नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुआ। तो बालक भगवान, अब एक चीज देख लो, प्रेम से समझ लो। यहां कह रहा है फॉर द लास्ट 6 months, यानी पिछले 6 महीनों से। तो सीख लो, यहां पर 2 चीज सीख लो। फॉर, क्या बेटा, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम होता है।
अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम भी मैं समझा दे रहा हूं, घबराओ नहीं। सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को आप ऐसे समझ लो, निश्चित टाइम हो तो सिंस का यूज करते हैं, और टाइम निश्चित नहीं है तो जनरली फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे 6 दिनों से, तो कौन सा 6 दिन निश्चित नहीं है, क्या होगा, फॉर 6 डेज। अब वहीं उसके नाम में आ जाओ, सोमवार से, तो ये तो निश्चित हो गया, तब क्या होगा, सिंस मंडे। तो इसी को सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, 6 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 20 वर्षों से फॉर 20 ईयर्स। वहीं कहा आप 1998 से, निश्चित किया उसको, सिंस 1998। इज दैट क्लियर? आप ऐसे समझो ना, दिन, महीना, वर्ष, घंटा, सप्ताह का नाम हो तो सिंस, और नाम नहीं हो तो फॉर। दिन, घंटा, महीना, साल, सप्ताह के अलावा यदि कुछ बच जाता है, सुबह से, शाम से, बचपन से, दोपहर से, उन सब के पहले भी सिंस लगाते हैं। तो एक चीज ये समझ गए कि सिंस कब और फॉर कब यूज करना है। अब जो दूसरी बात है, यह ध्यान में रखिएगा आप कि यदि फॉर या सिंस के बाद कोई भी टाइम दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है बेटा, टाइम दिया हुआ है, तो यदि टाइम दिया है तो आपके पास उसको बनाने का 2 ऑप्शन है जनरली। पीपीसीटी में ले जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जनरली लेकर जाते हैं हम लोग, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होता है। यानी इसको बनाने के लिए 2 फार्मूला, हैव या हैज, या पास्ट टेंस में होगा तो हैड प्लस बीन अब प्लस V4। अंडरस्टैंड? टाइम एंड टेंस कहता है कि यदि सिंस या फॉर के साथ टाइम हो, माने समय सूचक शब्द दिया हुआ हो, तो उसको आप परफेक्ट में लेकर जाइए, यानी हैव या हैज या हैड प्लस कर दीजिए V3। इज दैट क्लियर? अब पैसिव में होगा तो बीन प्लस V3। इसीलिए वॉइस का जो पहला क्लास मैंने लिया था उसमें कंडीशन बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को जनरली हम पैसिव में लेकर नहीं जाते हैं, यानी उस हिसाब से बनाना होता है तो यहाँ हम चले आते हैं बीन प्लस V3 कर देते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, यानी परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट में चला जाता है। खैर वो तो सेशन निकल चुका है, आप देखना चाहते हैं उसको देख लेना। फिलहाल समझो, यदि सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस V4 करिए, या V3 में भी बना सकते हो, क्योंकि टाइम एंड टेंस तो यही कहता है। अब फिलहाल देखो, क्वेश्चन है, देयर इज नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। पिछले 6 महीनों से फॉर के साथ यहां पर टाइम आ गया, तो टाइम आ गया तो इसमें कभी भी इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, एम नहीं होगा, वाज नहीं होगा, वर नहीं होगा। आप श्योर हो जाओ इसके ऊपर। इसके लिए आपका ऑप्शन यहां मैंने दे रखा है, अब चुनना है। यानी इसका मतलब कि फॉर के साथ जब टाइम आ गया तो इज नहीं होगा, हम कंफर्म हो गए, नहीं होगा तब गलत हो गया, गलत हो गया तो हमें अब इंप्रूव करना है इसको, वी हैव टू इंप्रूव द सेंटेंस। तो अब इंप्रूव करने के लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हैज बीन, बी है वाज, और सी है हैड बीन। अब देखो सीडीएस है, ध्यान में रखिएगा, बड़ा टॉप लेवल का एग्जाम होता है। अब जो लड़कों के पास यह कंसेप्ट है भी, मान लो कि सिंस या फॉर के साथ टाइम है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखिए या परफेक्ट में रखिए। तो अब वे इसमें से बहुत लोग आंसर सी दे सकते हैं, हैड बीन। अब कुछ लोग आंसर देंगे ए हैज बीन, क्योंकि इसको तो उसी में ले जाना है। अब वर्ब 4 तो वर्ब नहीं है, यहां पर एडजेक्टिव भी आ सकता, वर्ब होगा तो वर्ब का चौथा रूप होगा, अन्यथा नाउन एडजेक्टिव जो हो उसको रखेंगे। लेकिन हैव हैज हैड प्लस बीन या हैव हैज हैड प्लस, खैर नाउन या एडजेक्टिव रहेगा तो बीन लगेगा ही लगेगा, बिना लगाए कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर रेनफॉल जो वर्ब नहीं है, रेन अलग शब्द है और रेनफॉल अलग शब्द है।
तो इसलिए यहाँ पर बीन लगाना ही है। तो बीन वाला ऑप्शन 2 में है, सी में और ए में। हैज बीन और डी, सी का रहा हैड बीन, तो कुछ लोग सी भी दे सकते हैं और कुछ लोग ए भी दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए, मैंने कहा कि CDS बड़ा ऑफ लेवल का एग्जाम है। अब इसमें जो लड़का इसका आंसर सी देगा, हैड बीन, 1 नंबर उसका, या इसमें तो कभी कभी जैसे एनडीए वगैरह में बनाते हो तो एक क्वेश्चन पर 3.5 नंबर आता है, यानी एक क्वेश्चन उसका गया, इसका आंसर होगा ए। अब समझो कि क्यों ए होगा। इस सेंटेंस में भले ही यह कह रहा है कि पिछले 6 महीनों से मेरे गांव में वर्षा नहीं हुई रे, कुछ लोग यहां देख लेंगे कि लास्ट दे दिया, कंफ्यूज हो गए। ये लास्ट जैसे पिछले 4 दिन से, फॉर द लास्ट 4 डेज, पिछले 3 वर्षों से, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इस सेंटेंस में हैड बीन का प्रयोग तभी हो सकता है जब सेंटेंस आगे बढ़ता और पता चलता कि यह पास्ट टेंस की क्रिया में जाएगी। अब जैसे देखो, मैं तुम्हें बता रहा, यदि यह सेंटेंस रहता देयर डैश, मान लो डैश दे देता, नो रेनफॉल इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, अब यहां दे देता बट इट रेन्ड हैविली यस्टरडे, लेकिन बट इट रेन्ड हैविली या बट इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, लेकिन कल मूसलाधार वर्षा हुई। तो लेकिन कल मूसलाधार वर्षा हुई यदि यहां जोड़ दें हम, तो क्लियर हो गया कि यह जो घटना है वो टोटल का टोटल घटना किस में चला गया, पास्ट टेंस में चला गया, और तब हमारा आंसर होता हैड बीन। लेकिन यह यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए हमको किस में रखना होगा, हम इसको पास्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। क्या आंसर देना होगा, हैज बीन। इज दैट क्लियर? यानी प्रेजेंट में रखना होगा। ये सब चीज भी ध्यान में रखिएगा। कितना फंसा दिया इसमें, फंसा दिया ना अच्छे खासे। यदि प्रैक्टिस नहीं हो तो गया ये क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, मैं बार बार बच्चों को कहता हूं कि समुद्र नहीं ढूंढो। अब मुझसे मान लो कि कोई आएगा, सर पढ़ाइए, अब अंग्रेजी मैं पढ़ाते रहूँगा, 3-4 साल भी लग जाएगा, तब भी शायद मैंने जो इस शरीर में घुसा हुआ अंग्रेजी वो शायद पूरा नहीं निकलेगा, कुछ बच जाएगा, हो सकता है। आपको क्या चाहिए, आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। यानी जब भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आप जा रहे हो तो आप क्वेश्चन बैंक बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, और ज़्यादा नहीं 500 क्वेश्चन बना दो, 100% रिजल्ट होगा आपका, गारंटीड, नहीं का कोई सवाल नहीं। क्योंकि हेर फेर कर, अब जैसे मान लो कि इस एक क्वेश्चन, हाँ लेकिन जो बनाओ, जब यदि मान लो कि क्लास आ रहा है, मैं तो खैर एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ क्लास, बड़ा अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ कि सब चीज़ क्लियर हो, अच्छे से थोड़ा पढ़ो कंसेप्ट के साथ। जैसे मान लो कि इस एक क्वेश्चन को बनाने में हम लोग बहुत सारा सिंस फॉर का प्रयोग भी सीखे, यह भी सीखे कि किस में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज कि यह पास्ट में कब जा सकता था, अभी जा सकता है कि नहीं। यानी एक क्वेश्चन को बनाने में इतने सारे थ्योरी हमें ऑलरेडी मिल गए, अब इस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा हम नहीं फंसेंगे, ऐसे तैयारी करना होगा। आओ सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड कह रहा है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। अब इनटू द मैटर को क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है। अब कह रहा है कि इसको इंप्रूव करिए, यदि सही है तो नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, इसको आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि इधर एक्सप्लेन करना था। अब ऑप्शन 3 को है विद द मैटर, एट द मैटर, एट द मैटर। अब हमें देखना है, तो ध्यान में रखना यहां पर इनटू का जो प्रयोग हुआ है यह सुपरफ्लुअस है। कभी मैं सुपरफ्लुअस और स्लैंग का एक अलग से क्लास ले लूंगा आप लोगों के लिए। मिटाने वाला एक कपड़ा था जी। अब देखते हैं, खूब प्रेम से समझना यहां जो समझा रहा हूं मैं उसको। देखो इसका सेंस क्या निकल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, यानी पुलिस ने जो मैटर हुआ था उसको जांचा, जांच पड़ताल किया, उसका छानबीन किया, यही सेंस है ना। तो ध्यान में रखना, पुलिस के द्वारा
छानबीन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए वह लीगल ऑप्शन होता है, माने लीगली वे लोग करते हैं, कानून से बंधा हुआ मैटर है। तो पुलिस के द्वारा किसी मुकदमे का या किसी भी मैटर का छानबीन करने के लिए, जांच करने के लिए 3 वर्ड का जनरल यूज किया जाता है। हालांकि 3 नहीं, उसको तो 2 ही मानिए आप। अब देखो होता क्या है, या तो आप इन्वेस्टिगेट का प्रयोग कर सकते हो, एक और मार्कर था इधर, देख लो बेटा खूब ढंग से देखो, या तो आप इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करते हो, इन्वेस्टिगेशन सुना होगा, या इंक्वायर इनटू, या इस इंक्वायर को ऐसे भी लोग लिखते हैं जी, इंक्वायर इनटू। अब देखो, यानी जो अर्थ इंक्वायर इनटू का है वही अर्थ इन्वेस्टिगेट का है। बुद्धि खुला? यानी यह इनटू इसमें ऑलरेडी शामिल है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं। अब सीखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आनंद आना चाहिए सीखने में। अब देखो वहीं पर यदि इन्वेस्टिगेटेड के बदले इंक्वायर्ड रहता तब आपको इनटू लगाना जरूरी था, चूंकि इंक्वायर जब भी लिखोगे वहां इनटू रहेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इन्वेस्टिगेट कर दिया, सही है ना, ये बड़े अंदर की बात है, सीडीएस है, ध्यान में रखिएगा, अप लेवल का एग्जाम होता है। यहां क्या कर दिया, इसको इन्वेस्टिगेट कर दिया, जो अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यह इनटू ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो समझ में आई बात? यानी पुलिस के द्वारा यदि कोई चीज छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है, तो इंक्वायर इनटू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट का भी कर सकते हैं। लेकिन इंक्वायर का प्रयोग करेंगे तो इनटू लगाना जरूरी होगा, और इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करेंगे तो इनटू तो ऑलरेडी उसमें शामिल है, इसलिए इनटू को हटा देंगे। यानी सीधा सीधा क्या होना चाहिए था, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। इज दैट क्लियर? तो आपका अब एलिमिनेशन में जाओ, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि विद द मैटर कर दिया, यहाँ एट द मैटर ये भी एलिमिनेट हो गया। सीधा सीधा हमें इनटू द मैटर के बदले क्या करना है, इन्वेस्टिगेट तो है ही, सिर्फ इनटू हटाना है, यानी द मैटर भी रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इज दैट क्लियर? अब आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, रामचंद्र मूर्ति एंड हिज फैमिली हैव बीन, ध्यान देना यहां पर, रामचंद्र मूर्ति एंड हिज फैमिली हैव बीन इन गुयाना, गुयाना एक जगह का नाम है, फ्रॉम एतना 1985, 1985 से। अब देखो यहां पर हैव बीन, यहां क्या है, फ्रॉम है, बहुत दिमाग इसमें नहीं भी लगाओगे तब भी बन जाएगा, फिर भी दिमाग तो लगाना ही चाहिए। अब देखो यहां पर, अभी थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा करा था सिंस और फॉर का। यदि निश्चित टाइम है तो सिंस, अनिश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। यानी यहां सेंस क्या निकल रहा है कि रामचंद्र मूर्ति तथा उनका परिवार गुयाना में 1985 से रह रहे हैं या रहते आ रहे हैं। तो 1985 से निश्चित टाइम है, यहां क्या होना चाहिए, सेंस। अब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, ध्यान दो, एक क्वेश्चन बनाना, इस एक क्वेश्चन में कई पॉइंट्स छुपे हुए हैं, टफ भी है। अब देखो ध्यान में रखना जरा, पीरियड ऑफ टाइम, अब पॉइंट ऑफ टाइम में पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस, यह बात पहले से भी जानते थे, मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया। अब देखो वही सेंटेंस यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता, जैसे वह सोमवार से कॉलेज जाता रहेगा, फ्यूचर में चला गया, तो जब फ्यूचर में चला जाता तो ये खत्म, तब वहां पर फ्रॉम लगाना पड़ेगा आपको, तब सिंस हटाना पड़ेगा। अब मैं सोमवार से इस कॉलेज जाता रहा हूं, यहां सिंस लगाना है क्योंकि प्रेजेंट में है। अब फ्यूचर में चला गया कि मैं सोमवार से कॉलेज जाता रहूंगा, तो वहां आपको बनाना होगा आई शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे। अंडरस्टैंड? वहीं रहे मैं सोमवार से स्कूल जाता रहा हूं, तो आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज
सिंस मंडे। ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं पूरे थ्योरी के साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा ये तो फ्यूचर का नहीं है, आप समझ रहे हो, क्योंकि हैव बीन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब बीन वाला भी थोड़ा देर पहले समझाया भी था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंस, यानी सॉरी 1985 को नहीं किया, खाली फ्रॉम को अंडरलाइन करा था। तो यहाँ पर सिंस या अबाउट या ऑन, यानी फ्रॉम के बदले आपको सिंस या अबाउट या ऑन में से जिसको रखना है रखना है। तो फिलहाल हम समझ गए कि क्या रखना होगा, सिंस, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इज दैट क्लियर? बुद्धि खुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आई एम लिविंग, ध्यान देना, एक से रिलेटेड कई सारे हो जाते हैं। आई एम लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980, मैं इस शहर में 1980 से रह रहा हूं। देखो अभी फर्स्ट यहां जो क्वेश्चन मैंने डील करा, क्वेश्चन नंबर 1, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। यानी एक का थ्योरी आप समझते हो तो उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आप खटखट बनाओगे, बड़ा इजीली उसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ क्या कह दिया, सिंस 1980, यानी 1980 से मैं इस टाउन में रह रहा हूँ या रहते आ रहा हूँ। तो सिंस या फॉर के साथ यदि टाइम है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया, तो आप हैव या हैज प्लस, या पास्ट में होगा तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म में लेकर जाइएगा यदि वर्ब है तो लिव मैंने रहना, रहना तो वर्ब है, तो यहाँ पर एम लिविंग तो नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला जाएगा हैव या हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म में। तो हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म प्रेजेंट में आएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म पास्ट में जाएगा। तो अब चलिए इधर से चलते हैं, नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं चूंकि गलती है। अब आते हैं सी में, सी कह रहा है हैव बीन लिविंग, ये इधर से शुरू कर लेते हैं, सॉरी हम उल्टा कर दिए, शुरुआत तो ये से करना चाहिए। ये कह रहा है वाज लिविंग, नहीं होगा, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हमें लगाना है हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म। बी में कह रहा है शैल लिव, एलिमिनेट करिए, ये भी नहीं होगा। आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बुद्धि खुला, आनंद आ रहा है समझने में, आनंद को प्राप्त करिए, पढ़ाई करिए तो इंडल्ज कर लीजिए अपने आप को, इंजॉय रीडिंग, रीडिंग को मैंने पढ़ने को, पढ़ाई को आप अपने, आई थिंक यू मस्ट नॉट टेक योर स्टडी एज अ बर्डन, यू मस्ट इंजॉय योर स्टडी। जब आप इंजॉय करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, आप बोझ के रूप में लेकर चलोगे तो कम सीखोगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ आई वॉज बॉर्न, ये बड़ा, आई वॉज यू बड़ी सुंदर चीज़ है, यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ सीखोगे जी। इफ आई वॉज यू आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, वॉज यू को यहाँ अंडरलाइन किया है। अब बहुत लड़के देखेंगे कि आई के साथ तो वाज ठीक ही है, कोई हर्ज नहीं है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग होगा ना, हैं, या मैं तुमसे सीनियर हुआ, सॉरी वो तुमसे सीनियर था, ही वाज सीनियर टू यू, वो तो होगा ही। आई के साथ वाज लगता ही है, बहुत लोगों के दिमाग में ही होगा, लेकिन यहाँ वाज नहीं होगा। समझो क्यों, क्योंकि ईफ लगा है। अब यहाँ देखो, अनफुलफिल्ड डिजायर, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड मीन्स नहीं पूरी होने वाली। अनफुलफिल्ड डिजायर को, कंडीशन को, विश को बतलाना हो तो जनरली वो सेंटेंस इफ से शुरू होता है, और इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो यहां आपको सिर्फ वर का प्रयोग करना है। अब प्लस यहां नाउन या प्रोनाउन जो है उसको रखना है। ये सेंटेंस आगे बढ़ता है तो इसका और अलग फॉर्मूला आता है, फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल कर देंगे, फिलहाल इसको डिटेल कर लो। ये अनफुलफिल्ड डिजायर कंडीशन या विश बतलाने के लिए, यानी जो इच्छा, जो कंडीशन फिलहाल पूरी होने वाली नहीं हो। अब जैसे मान लो मैंने कहा काश मैं राजा होता, तो काश मैं राजा होता हूं तो नहीं हो ना। अच्छा मान लो अभी एक नाम है, मान लो लेते हैं हम नाम, यदि या काश राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो वेटिंग में तो है ही, वह लीडर भी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, यानी संभावना है कि वह हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री वह नहीं है। यानी राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, यह जो
बात मैंने कहा यह अनफुलफिल्ड एक कंडीशन हो गया, ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर हो गया। बात समझ में आया? तो अनफुलफिल्ड डिजायर को व्यक्त करना हो, किसी को भी उनके बदले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कह देता, जैसे अभी राजस्थान में जो चल रहा है सचिन पायलट का, सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल नहीं है, यानी फिलहाल के लिए अनफुलफिल्ड हो गया। तो काश मैं राजा होता, क्या करूं? इफ सब्जेक्ट मैं आई, सीधा वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, यदि तुम राष्ट्रपति होते, इफ यू वर प्रेसिडेंट। अब उसी तरह से काश या यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, ध्यान दो यहां पर, इसमें स्थान का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, इन प्लेस वगैरह का प्रयोग नहीं करिएगा। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, यदि, ध्यान रखिए यदि लगा है, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो उसे बहुत डांटता। सेंटेंस आगे भी बढ़ सकता है। तो यदि या काश मैं तुम्हारे स्थान पर होता, इसका मतलब कि मैं तुम्हारे स्थान पर नहीं हुआ एज ऑफ नाउ। यदि रहता तो कहता ही नहीं काश तुम मेरे स्थान पर होते, इसका मतलब तुम थे ही नहीं, अनफुलफिल्ड है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया। अब मान लो कि इसको ट्रांसलेशन भी बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते। इफ, अब क्या है, मैं आई वर, अब सीधे सीधे तुम्हारे का अंग्रेजी यहाँ पर यू, नॉनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, आगे इसकी और चर्चा भी होगी, प्लेस को छोड़ दिया जाता है। तो अब बनाओ, दो चार वो सेंटेंस ही बना लो। यदि बूटा सिंह प्रधानमंत्री होता, क्या बनाओगे? इफ बूटा सिंह वर प्राइम मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? यदि वह या काश वह राजकुमार होता, बना सकते हो। काश तुम मेरे स्थान पर होते, बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इस पर। अब वही पैटर्न है, देखो यहाँ पर, यानी यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, आई शुड टेल हिम द ट्रूथ, तो मैं उन्हें सच्चाई बताता। तो यह क्या हो गया? अनकंडीशनल। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो उसे सच्चाई बताता, यानी था नहीं, ये अनकंडीशनल है, सॉरी अनकंडीशनल कहते हैं, अनफुलफिल्ड है। तो यहां पर क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से? सिर्फ और सिर्फ वर होना चाहिए। तो अब देखते चलो, ए में कह रहा है एम यू, एलिमिनेट कर दो, नहीं होगा। बी वर यू, सी कह रहा हैड बीन यू, ये भी एलिमिनेट। इसका तो मतलब ही नहीं, चूंकि यहां गलती है, आंसर क्या होगा? बी होगा। बुद्धि खुला विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सीखो यहां पर, देखो अब देखो, जनरली कंपैरेटिव डिग्री सुना होगा ना, तीन होते हैं अवस्था एडजेक्टिव के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुना हो। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली देन आता है। अब देन के बाद यहां पर सीधे कोई नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही इज नॉट बेटर देन बूटा सिंह, यानी वह बूटा सिंह से अच्छा नहीं है। तो बेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आ गया, यहां पर बूटा नाउन हो गया। एक और देख लो, आई एम मोर एक्टिव देन यू, यानी मैं तुमसे अधिक एक्टिव हूं। तो देन के बाद यहां पर प्रोनाउन आ गया, सेंटेंस करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या किया है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पूरे ब्रेन को मैप करता है। अब देखो
कंपैरेटिव डिग्री तो समझ रहे हो, दायन भी लिख दिया मैंने। अब इसके बाद आपको फंसा दिया है यहां पर क्या चीज आकर, एनी, गलत है। अंडरस्टैंड, ऑल भी नहीं होगा। अब देखो यहां पर होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दायन तो खैर है ही, वो तो होगा ही होगा, प्लस यदि हम यहां पर प्रयोग करेंगे जैसे वो कर दिया एनी, तो ध्यान में रखना एनी कभी नहीं होगा, या तो होगा एनी अदर या होगा ऑल अदर। क्या होगा बेटा बोलो, या होगा एनी अदर या होगा ऑल अदर। तो उसमें भी एक कंडीशन है, यदि एनी अदर का प्रयोग हुआ तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा। एसएन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नाउन। ऑल अदर का प्रयोग होगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। ऑलराइट, यहां तक आ रहा है जी, थोड़ा देख लीजिएगा, यहां तक आना चाहिए। क्या समझे कि एनी तो होगा ही नहीं, एनी अदर हो सकता है या ऑल अदर हो सकता है। तो एनी अदर होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, ऑल अदर होगा तो नाउन प्लूरल होगा। अब आइए यहां देखिए क्या कर रहा है, ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। एनी नाउन रखा है तो एनी तो होगा ही नहीं, या तो एनी अदर होगा क्योंकि नाउन सिंगुलर है बॉय, और यदि प्लूरल रहता बॉयज तब एनी अदर भी नहीं होता, तब क्या होता ऑल अदर। तब फिलहाल अब देखते जाते हैं हम ऑप्शन, क्योंकि अब तो फॉर्मूला मिल गया। अब तो आप बना सकते हैं, इस पर जितना भी क्वेश्चन आए, सैकड़ों क्वेश्चन आएगा, बना लोगे यहाँ पर हमसे चिटकी में यूं बना लोगे। अब आओ ऑप्शन नंबर एक करा एनी बॉयज, बॉय को प्लूरल कर दिया, एनी को रख दिया वैसे ही, एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा। बी में आइए ऑल द बॉय, देखो ऑल भी रखा, मैंने कहा ऑल भी रखा है, यानी ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑल रखा, ऑल अदर रखता रहता तो एकदम ही सही हो जाता, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आइए सी में एनी अदर बॉय, हमारा आंसर यही होगा। बुद्धि खुला। यदि यहाँ ऑल अदर जोड़ देता तब हमारा आंसर बी होता, तब खैर इसमें कुछ घटा देता, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने दोनों थ्योरी बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा, आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ, फिलहाल बोर्ड पर लिखेगा, लास्ट क्वेश्चन को मैं डील करता हूं जी। अनिल आउट नॉट टू टेल मी योर सेक्रेट, यानी अनिल को तुम्हारा सेक्रेट, भेद मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट ही डिड इट। खूब ध्यान देना यहां पर, ही डिड इट, लेकिन उसने इस काम को किया, यानी सेक्रेट तुम्हारा मुझे बताया। अब आओ यहां पर देखो, इसमें बहुत सारे लड़के फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन ही उस तरह का दिया है जो जनरली लोग सुने रहते हैं, खट से दिमाग वहीं पर जाता है कि ये यही आंसर होगा, यही आंसर दे दे, और वहीं पर मिस्टेक हो जाता है। राइट देयर वी कमिट अ मिस्टेक। पढ़िए, ऑप्शन को पूरा पढ़िए और तब बुद्धि लगाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें आपको यदि प्लेन वे में, एकदम सिंपल वे में आपको दे दिया ऑप्शन, तो लाखों लड़के बैठते हैं यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने। और आजकल तो सरकारी नौकरी बड़ी ज़रूरी हो गई है, अभी समझ में आ रहा होगा ना सरकारी नौकरी का क्या महत्व है, गवर्नमेंट जॉब। अब देखो, बुद्धि खोलो, ध्यान में रखना। सैल, एक बार चर्चा भी मैं कर चुका हूं, सैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह वगैरह, उसमें आउट टू यूज्ड टू भी आता है, आउट टू भी आता है, यूज्ड टू भी आता है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेता हूं मैं, कुछ बेहतर सीख जाओगे। 3 होते हैं, शुड, मस्ट, आउट टू, इस तीनों का प्रयोग आप सिंपली समझ लो कि कर्तव्य बोध कराने के लिए हम लोग करते हैं। साधारण कर्तव्य शुड, अनिवार्य हो गया मस्ट, नैतिक हो गया, मोरल हो गया, मोरल एडवाइस, मोरल ड्यूटी हो गया आउट टू। तो जनरली इनके बाद वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है
सलाह सुझाव नैतिक कर्तव्य बतलाने के लिए, जैसे तुम्हें देश से प्रेम करना चाहिए। तो यह एक समझो तो अनिवार्य ड्यूटी भी है और मोरल ड्यूटी भी है। एडवाइस भी कर सकते हो आप, तीनों में से किसी का भी यूज करके बना सकते हो। फिलहाल मैं इसका, चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका यूज करके बना रहा हूं। यू आउट टू, प्रेम करना, लव योर कंट्री। ध्यान देना है आप, कंट्री समझ जाओगे, यू आउट टू लव योर कंट्री। अब यहां पर लव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। जनरली मैं जाऊंगा, आई शैल गो, तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क, यानी मॉडल वर्ब होते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मेन, मे, माइट वगैरह वगैरह, जिसमें यूज टू, आउट टू भी आता है। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ये जनरली ऑलमोस्ट सारे जानते हैं, जानते हैं ना, आप लोग भी जानते होंगे। अब देखो, इसको चाहिए। अब यदि मान लो कि चाहिए के साथ मैं चाहिए था कर दिया, क्या कर दिया, चाहिए था, तब क्या करोगे? अब ध्यान रखो, यानी पास्ट में लेकर यदि इस सेंटेंस को जाना है, कहां लेकर जाना है, मैं लिख दे रहा हूं, पास्ट में यदि आप इसको लेकर जाना चाहते हो, इस तरह के सेंटेंस को, तब क्या करना, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, अब प्लस मॉडल वर्ब कर देना यहां पर। फिलहाल मॉडल्स की चर्चा हो रही है, तो एम से मॉडल ही समझ जाइएगा, ऐसे एम से मेन भी होता है, मॉडल वर्ब। अब प्लस क्या करिएगा, हैव, अब प्लस करिएगा भी3, अब प्लस कंप्लीमेंट जो आया हो उसको करिएगा। जैसे मुझे समय पर वहां पहुंचना चाहिए था, मुझे समय पर वहां पहुंचना चाहिए था। अब खास करके यह भी ध्यान में रखना, यह मैं इस तीन को लेकर नहीं बता रहा हूं, अभी नहीं कि सबको लेकर। जैसे कैन का पास्ट रूप कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, साइल का शुड होता है, वो अलग हो गया। अंडरस्टैंड? मैं यहां पर, रुकिए, इसको दुरुस्त कर दें तो फिर गबड़ा लोगे तुम लोग। यहां पर शुड, मस्ट, आउट टू, डॉट डॉट दे दिया। इज दैट क्लियर? अभी नहीं कि जैसे मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, अब मैं तैर सका, पास्ट में लेकर जाना हो तो आई कुड स्विम, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं, सॉरी, यहां पर इसका पास्ट रूप नहीं होता है। इसको पास्ट में ले जाने के लिए आपको हैव प्लस भी3 का प्रयोग करना है, ध्यान में रखिएगा। जैसे मे का माइट होता है ना, कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, लेकिन इसका नहीं होता है। यहाँ साइल का शुड होता है, लेकिन यह शुड इस कर्तव्य के साथ भी आ गया, तो उसका मॉडल्स में जब अलग अलग पढ़िएगा तो ढेर सारा यूज पढ़ना होता है, वो 3, 4, 5 सेशन लगता है लगभग। फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ सीखना भी है। तो इसको लेकर पास्ट में यदि जाना है तो साइल का शुड पास्ट में नाइरेशन में चला जाता है, यहाँ पर कर्तव्य के लिए आया है। मैं इसको लेकर, ड्यूटी को लेकर फोकस कर रहा हूँ। तब आप शुड, मस्ट और आउट टू के बाद क्या करिएगा, हैव कर दीजिएगा प्लस भी3, यानी इसको मुझे क्या बनाना चाहिए बताओ, आई शुड या मस्ट या जो लिखो, आई शुड हैव, अब भी3, तब पहुंचना वर्ब है, रीच्ड। वहां का अंग्रेजी देयर, समय पर का ऑन टाइम या इन टाइम जो लिखो, बुद्धि खुल गया। अब देखो, इतना डिटेल मैंने क्यों किया कि हैव प्लस भी3 लगाइएगा तो ये पास्ट का सेंस कराएगा, यानी पास्ट का बोध कराएगा, पास्ट में जाएगा। इसलिए किया क्योंकि इधर जो मैंने देख लिया कि आउट टू लगा है, तो मैं जब सेंटेंस में आगे बढ़ा तो यहां मिल गया यार यहां तो डिड लगा दिया है। डूडज का पास्ट रूप डिड होता है, डू मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। बट ही डिड इट, लेकिन उसने किया, यानी यहां पास्ट में चला गया। तो जब यहां पास्ट में चला गया तो यहां सेंस भी पास्ट में ही जाएगा। यानी इसका अर्थ होना चाहिए कि अनिल को तुम्हारा सेक्रेट मुझे नहीं बताना चाहिए था, उसकी ये मोरल ड्यूटी थी, बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हारा सेक्रेट बता दिया। जाएगा पास्ट में, क्यों? क्योंकि यहां पास्ट का है। अंडरस्टैंड?
यदि यहां पर डज रहता तब यहां पर सीधे हम चले जाते नो इंप्रूवमेंट के पास। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां डिड है, ये पास्ट में चला गया, और पास्ट में गया तो फिर यहां भी चेंज करना होगा। तो टू टेल मी, अब इसको ऑप्शन देखिए क्या किया है। हमने बताया है कि हैव प्लस V3 करना है। यहां अब एलिमिनेशन में जाइए, ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि टू बी टेलिंग है, नहीं होगा। बी देखो, बी और सी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जनरली लोग जानते क्या हैं कि मॉडल वर्ब, चूंकि आउट टू यूज टू मॉडल वर्ब में शामिल भी है, मॉडल वर्ब के बाद हम लोग सीधे वर्ब वन का प्रयोग करते हैं बहुत सारे, अभी मैंने एग्जांपल देकर भी समझाया था। तो आउट टू का तो रूप वही है, यूज टू का तो रूप वही है, तो सीधे सीधे वर्ब वन, तो फिर मी हट जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, सिर्फ वर्ब वन होगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस का सेंस पास्ट में है, तब बी भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या होगा? अब सी होगा। अब ये मत सोचिए कि हैव के पहले टू लगा दिया है, यहाँ टोल्ड है तो हैव के पहले टू क्यों लगा दिया यार? हैव के पहले टू इसलिए लगाया क्योंकि आउट है, तो आउट तो अपने साथ टू लेगा ही लेगा, वो तो मोरल ड्यूटी में गया है। इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ इस टू से कोई लेना देना नहीं है, इसको पास्ट में ले जाना है तो हैव प्लस V3 आपको करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आनंद आया कि नहीं आया बोलो? आनंद प्राप्त किए हो, ऐसा मेरा प्रयास है। सेशन लेकर आते रहूँगा, सप्ताह में 2 सेशन आप लोगों को मिलेगा इस तरह का। मेरा प्रयास है कि कम से कम 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूँ, एकदम एक्सपर्ट बन जाओ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा जो बचता है, इन सारे चीज़ों के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बचता है, सिनोनिमस एंटोनिम्स का वगैरह बचता है, पेरोनिम्स भी है, कुछ और भी चीज़ें हैं, उसका भी प्रयास किया जाएगा कि हो। ऐसे 4 ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव क्लास मैं ले रखा है, इस चैनल पर उपलब्ध है। कॉम्पिटिटिव लेक्चर 1, 2, 3, 4, ये 5वां होगा। इनफैक्ट पिछला सेशन भी हालांकि उसी तरह का था, तो उसको भी जाकर थोड़ा देखिएगा। उसमें इतना बढ़िया बढ़िया मायनिया का चीज़ बताया, प्रयोग बताया है, और बहुत सारे चीज़ों को बताया। देखना चाहिए था आप लोगों को, और पढ़ना चाहिए। बुद्धि को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। अरे हम लोग का क्या है, हम लोग राय देंगे, वी विल जस्ट, हालांकि यह भी कहना, दिस नाउ इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट एनीबडी एल्स, क्योंकि वही हो के रूप में ले लेता है यार कि मुझे सलाह देने लगी। कौन होते हैं? हु इज़ ही इज़ नो बडी टू सजेस्ट मी, ही इज़ नो बडी टू गिव मी एडवाइस, ऐसा भी लोग सोचने लगते हैं। फिर भी अब एक आदत बन गया है, तो सलाह है, पढ़िए, थोड़ा सा प्रयास करिए। हम लोगों को जो बनना था बन गए, अब इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप लोगों का समय है, आगे बढ़ो। Sick of lethargy, be alert and success is not far behind. चलो फिलहाल एक बार राधे राधे बोल दो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बी हैप्पी।